वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, योर वॉइस इज ऑडिबल। हम थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum everyone. This is me Hafiza Ikra and I'm student in Quaid-e-Azam University Islamabad and I'm a social media team member of Youth Forum. Today we have the session about Blood Donation Society. So I would request my co-host Irfan Haider to please introduce himself and then we will go to the guests. Ji Irfan. Assalamu alaikum viewers. I am Irfan Haider from BS Economics, Quaid-e-Azam University Islamabad. I have been member of Youth Forum since 2019 and today I will be the co-host for this session. Okay, thank you Irfan. So first I will introduce my guest, Dr. Fazal Rabbi. He is basically the president of eBlood and YDA Islamabad, and he has a lot of work experience in social work. So I would request Dr. Fazal to please share his work experience with us. Please, sir. जी, मेरा नाम डॉक्टर फजल रब्बी है और मैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन इस्लामाबाद का सदर हूँ और साथ में ब्लड डोनेशन सोसाइटी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी हूँ। को फाउंडर हूँ एक अरशद भाई के साथ। और इसके अलावा आजकल मैं कोविड आईसीयू का रजिस्ट्रार के तौर पे काम करता हूँ इस्लामाबाद का जो पिम्स हॉस्पिटल है वो। गुड सर। जी हमारे पास दूसरे जो गेस्ट मौजूद हैं वो मिस्टर अरशद इकबाल एंड ही इज बेसिकली द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ ब्लड डोनेशन सोसाइटी। जी सर, आप वेलकम टू द शो। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपना वर्क एक्सपीरियंस और अपना ब्लड डोनेशन सोसाइटी के हवाले से आप थोड़ा सा बता दें। मिस्टर अरशद इकबाल, आपका जो माइक है, हाँ जी प्लीज आप। जी जी थैंक यू। अच्छा, माइक अभी खोल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरशद इकबाल मोमन है और गुज़िश्ता 3-4 साल से जो है ना हम ब्लड डोनेशन पे फील्ड में काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने और मैंने मिलकर जो है ना ये स्टार्ट किया था ब्लड डोनेशन पे काम और अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल से हम ग्राउंड पे है, अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं और थैलेसीमिया पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं और इमरजेंसी जितने भी केसेस होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा नेटवर्क है ये मोर देन 80 डिस्ट्रिक्ट्स में और 90 यूनिवर्सिटीज में जो है ना आज अभी तक फाल है। I'm very thankful to both of my guests for giving us some time for this session and I humbly welcome to both of you again in this session. So हमारा जो आज का सेशन है it is about the blood donation which is the necessity of time. अगर हम वक्त की बात करें तो ब्लड डोनेशन के लिए हमारे पास काफी पेशेंट्स भी हैं थैलेसीमिया के जिनको ब्लड की जरूरत होती है। उसके अलावा भी एक्सीडेंट्स में डिफरेंट ओकेजन्स पे ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास मिस्टर अरशद इकबाल मौजूद हैं जो कि फाउंडर और चेयरमैन है ब्लड डोनेशन सोसाइटी के। तो सर मैं आपसे पूछूंगी कि आप बताइएगा कि ये कब कायम हुई और इसका जो फंक्शनिंग है वो कब से कर रही है पाकिस्तान में और कौन कौन से एरियाज को कवर कर रही है ये सोसाइटी। ये 2017 से जो है ना हम इस पे काम कर रहे हैं और ये मेजर सिटीज में अभी तक फाल है, मतलब कराची में, लाहौर में, सियालकोट में, साहिवाल में, इंक्लूडिंग जीबी एंड एजेके। जीबी के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को हमने अभी तक कवर किया है और एजेके में भी 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने कवर किया है, मतलब मोर देन 80 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक हम इस पे काम कर रहे हैं और ज्यादातर हम इस पे यूनिवर्सिटीज को फोकस कर रहे हैं, मतलब क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ है यूथ, तो हम इस पे यूथ को एंगेज कर रहे हैं कि हम जो है ना 100% वॉलंटियरली ब्लड का जो हमारा डिमांड है वो पूरा कर सके अपने यूथ में से जो है। जी सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो
डॉक्टर फजल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ब्लड डोनेशन सोसाइटी, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और आप किस हद तक जो है उसमें इन्वॉल्व है और क्या आप काम कर रहे हैं उसमें? जहाँ तक ब्लड डोनेशन की बात है तो मैं चूंकि डॉक्टर हूँ और हॉस्पिटल्स में मैं देखता हूँ कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मरीज इमरजेंसी में आते हैं या हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं या थैलेसीमिया के मरीज होते हैं जिनको खून की ज़रूरत होती है, और अमूमन जो ब्लड रिक्वायर्ड होता है और जिनमें ज़्यादा तकलीफ होती है उनके अटेंडेंट को, वो नेगेटिव ब्लड है, यानी ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और इस तरह का रियर ब्लड ग्रुप्स है। एक तरफ मरीज पड़ा होता है, उनके रिश्तेदार बेचारे जो है बड़ी तकलीफ से गुजरते हैं और ये जो रियर ब्लड ग्रुप है ये अरेंज नहीं होते। तो इस चीज को लेकर हमने डिसाइड किया कि क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में स्टेटिस्टिकली जो रिक्वायर्ड ब्लड है, एक साल में 42 लाख बोतल खून की जरूरत है। स्टेटिस्टिकली 28 लाख लोगों को खून मिलता है, यानी 28 लाख बोतल खून दस्तयाब है रफली एस्टिमेटेड, एंड 14 लैक्स जो है वो लेकिंग है। 28 लाख बोतल जो खून दस्तयाब है उनमें से 50% से ज्यादा वो डोनर्स हैं जो कि या तो एडिक्टेड हैं, पैसों के लिए अपना खून बेचते हैं, और या वो लोग हैं जो कि गरीब हैं और गुर्बत की वजह से वो 2-4 हजार रुपए के लिए बोतल खून बेचते हैं, और वो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस वो फिट भी नहीं होते। WHO के गाइडलाइंस के मुताबिक वो लोग खून डोनेट कर ही नहीं सकते। तो ये सारी सूरत हाल है। इसमें ये सारी सूरत हाल है। तो उसमें ये है कि 50% से ज्यादा खून जो है वो इन्फेक्शन से भरपूर होता है। इसके अलावा जो 30 to 35% ब्लड डोनर्स है या 40% तक है वो है जो मरीजों के अटेंडेंट होते हैं। तो जब अटेंडेंट आते हैं एक तरफ वो स्ट्रेस में होते हैं, और उसी स्ट्रेस के अंदर हम उनको कहते हैं कि यार आप जाके खून भी डोनेट करो। तो उनके लिए भी, यानी वो लोग अगर बीमार भी हो थोड़े बहुत, अगर खून देने के लिए वो फिट भी ना हो, लेकिन मजबूरन उनको खून देना पड़ता है, यानी फ्रेंड्स और फैमिली बेस्ड ब्लड डोनेशन कहते हैं। 10% से कम लोग ऐसे हैं जो वॉलंटियरली ब्लड देते हैं। अब मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको कि वॉलंटियर ब्लड डोनर्स क्या है। वॉलंटियर ब्लड डोनर यही कि इस टाइम मैं बैठा हूं, मुझे अगर कोई कहता है कि आप खून डोनेट करें, तो मैं कहता हूं यार आज रात को मुझे थोड़ा बुखार था या मैं अभी थका हुआ हूं तो मैं खून नहीं दूंगा, वॉलंटियर है। अगर मैं फिट फील करता हूं कि मेरा ब्लड मैं दे सकता हूं, मैं एनर्जेटिक फील करता हूं, तो मेरा जो खून है वो फिर एक हेल्दी खून होगा। दुनिया में 57 ममालिक ऐसे हैं जिनमें वॉलंटियर ब्लड डोनेशन होती है, और हमारा टारगेट ये था कि पाकिस्तान 58 कंट्री बने, क्योंकि पाकिस्तान में KFW जर्मनी का एक प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान में काम करता है, और रीजनल ब्लड सेंटर उन्होंने बनाई है, बहुत जबरदस्त बनाई है। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची और गवादर तक हर जगह पे बनाए हैं। लेकिन द ओनली थिंग इज लेकिंग, वो क्या है कि जो वॉलंटियर ब्लड डोनर्स है वो अवेलेबल नहीं है उनके पास। तो हमने कहा चलो हम हेल्प करते हैं इस हवाले से। पाकिस्तान में 50% से ज्यादा लोग फिट है टू डोनेट ब्लड, और हमारा रिक्वायरमेंट है 1% ऑफ द पॉपुलेशन फॉर रेगुलर ब्लड डोनेशन। तो अगर हम 1% या 2% लोगों को मोटिवेट कर सके और ब्लड डोनेशन के लिए तैयार कर सके, तो हमारा टोटल डिमांड जो है वो खत्म हो जाता है। अमेरिका में 38% पीपल आर फिट टू डोनेट ब्लड। इन पाकिस्तान क्योंकि हमारा यूथ बहुत ज्यादा है, 64% यूथ वही है जो 29 ईयर से कम है, और ब्लड डोनेशन के लिए जिस एज की जरूरत होती है वो 18 साल से लेकर 60 साल तक है। यानी 18 साल से कम उम्र का बंदा भी ब्लड दे सकता है, लेकिन उसके चूंकि कंसेंट की जरूरत होती है, तो लीगल पॉइंट की वजह से 18 to 60 इयर्स फॉर फर्स्ट ब्लड डोनेशन एंड 65 एज तक भी दे सकता है अगर कोई बंदा पहले से खून दिया हो। दूसरी बात यह है कि उम्र की बात हो गई है, वेट की बात यह है कि 50 किलोग्राम वजन होना चाहिए। हीमोग्लोबिन का लेवल भी 12.5 हीमोग्लोबिन का लेवल हो कम से कम, और उसके अलावा यह है कि
पहला खून अगर 3 महीने मेल के लिए यानी 3 मंथ्स बैक अगर उन्होंने डोनेट किया हो तो आफ्टर 90 डेज वो डोनेट कर सकता है, और फीमेल जो है वो 120 दिन के बाद खून डोनेट कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा मरज न हो जो कि उसको परमानेंटली डिफर करता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो पूरी लाइफ के लिए बंदा खून नहीं दे सकता, यानी अगर कोई एडिक्टेड है जो खुद को इंजेक्शन लगाते हैं बदकिस्मती से, नशा करता है, वो लोग पूरी जिंदगी खून नहीं दे सकते। HIV का अगर किसी को हुआ है वो नहीं दे सकता, हेपेटाइटिस B C अगर हुआ है तो वो खून डोनेट नहीं कर सकता। इसी तरह कुछ मरज ऐसे है जो खून परमानेंटली नहीं दे सकते, लेकिन कुछ मरज ऐसे है, कुछ हालात ऐसे है जो कुछ टाइम के बाद दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को फीवर है तो 14 डेज के बाद वो खून दे सकता है ठीक होने के बाद। बिल्कुल इसी तरह टाइफाइड है तो 2-3 महीने के बाद वो खून दे सकता है। मलेरिया है, मलेरिया ठीक होने के बाद महीना 2 महीने बाद वो खून दे सकता है। तो कुछ होता है जो परमानेंटली डिफर, अगर कोई बंदा परमानेंटली डिफर ना हो और ही और शी फील्स हेल्दी तो वो खून डोनेट कर सकता है। और जो मिथ्स है उसके बाद में आप बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि अगर हम खास तौर पे जिस तरह अरशद भाई ने बात की है कि यूनिवर्सिटीज के अगर स्टूडेंट्स को हम फोकस करें तो बहुत सी जानें भी बच सकती है। बहुत अच्छा सर, आपने बहुत अच्छी स्टैटिस्टिक्स बताई हैं और उसमें तो हमें भी काफी कुछ सीखने का मौका मिला है और यंगस्टर्स को भी पता चला है कि कितने फीसद यंगस्टर्स हैं जो कि ब्लड डोनेट कर सकते हैं और काफी लोगों की जिंदगियां जो है बचा सकते हैं। मैं मिस्टर इरफान हैदर से कहूंगी कि आप थोड़ा सा बताइएगा थैलेसीमिया के बारे में और आप अगर कुछ कहना चाहें मजीद। जी इरफान हैदर। सर एक्चुअली हमने देखा है कि थैलेसीमिया जो है पाकिस्तान में मतलब दिन ब दिन टाइम गुजरने के साथ एक मेजर प्रॉब्लम बन रहा है, जिसको हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। मैं आप हमारे गेस्ट हैं जो मैं चाहूँगा कि वो हमारे व्यूअर्स को बताएं कि थैलेसीमिया के जो मेजर रीजंस हैं वो क्या हैं। मतलब थैलेसीमिया इतनी मतलब बढ़ रही है हमारे पाकिस्तान में, अगर देखा जाए तो बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है। आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि थैलेसीमिया के क्या रीजंस हैं, जैसा कि हम आगे चल के इसको मतलब इसके रेट को कम कर सकें। अच्छा, थैलेसीमिया जो है ये एक वरासती बीमारी है, ठीक है। दो चीजें होती है, एक ये है कि थैलेसीमिया पहले चूंकि लेमलाइट में नहीं था, ये मीडिया पे नहीं आता था और अवेयरनेस नहीं थी, तो बहुत से लोग थैलेसीमिया के मरीज थे लेकिन वो रिकॉर्ड पे नहीं आते थे, नंबर एक। दूसरी बात यह कि आबादी भी बढ़ रही है और अगर 2 लोग थैलेसीमिया जो ट्रेट के पेशेंट हो, यानी 2 ऐसे लोग जिनमें एसिम्प्टोमेटिक थैलेसीमिया हो, तो वो दोनों जब आपस में शादी करते हैं तो उनके बच्चों में चांसेस होते हैं 25% चांसेस होते हैं कि उनके बच्चे जो है थैलेसीमिया मेजर के मरीज बन जाए। एक तो ये है। दूसरा थैलेसीमिया के हवाले से यानी एक जो प्रिवेंशन के हवाले से बात यह है कि जब शादियां होती है, खास तौर पे उन फैमिलीज में जिनमें कोई ना कोई थैलेसीमिया का मरीज गुजर चुका है, तो उन लोगों को स्क्रीनिंग करनी चाहिए। उसके बाद फैसले शादी के हवाले से फैसला होना चाहिए और हुकूमती सतह पे एक कानून साजी होनी चाहिए कि थैलेसीमिया को इस तरह ही रोका जा सकता है कि जब 2 माइनर थैलेसीमिया के मरीज हो, जब आपस में शादी करते हैं तो उनका जो बच्चा पैदा होता है, 3 बच्चे नॉर्मल होंगे, एवरी 4th जो चाइल्ड है वो थैलेसीमिया का कम से कम वो पॉजिटिव हो सकता है। थैलेसीमिया के हवाले से जब सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि थैलेसीमिया अगर मरीज डायग्नोज हो गया तो उसके साथ फिर क्या करते हैं, उसकी क्या जरूरत होती है, और उस हवाले से जो जरूरत होती है वो है थैलेसीमिया के बच्चे के वालिदैन ऑलरेडी दर्द में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, और ऊपर से थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं उनको खून की जरूरत होती है। फ्रीक्वेंसी उसकी ये है कि बाज़ मरीजों को 1 हफ्ता बाद खून की जरूरत होती है, बाज़ी को 2 हफ्ता, बाज़ी को 3 हफ्ता, बाज़ी को 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ्स। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड इज फ्रॉम 1 वीक टू 3 मंथ्स। तो जिन के बच्चे थैलेसीमिया के मरीज हो उनके खानदान पे क्या गुजरती है, किस अजियत का वो शिकार होते हैं, उनकी अजियत कम करने के लिए
यही ब्लड डोनेशन सोसाइटी और ई ब्लड और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी हुई है और वो काम कर रहे हैं ताकि इनके वालिदैन के दर्द को कम किया जा सके। हम ये कर सकते हैं कि उनके लिए परमानेंटली डोनर्स अवेलेबल कर सके ताकि उनके वालिदैन को पता हो कि नेक्स्ट जो सेशन होगा जिसमें ब्लड की जरूरत होगी, कौन डोनर होगा जो मेरे बच्चे को खून देगा। तो थैलेसीमिया प्रिवेंटेबल है किसी हद तक अगर हम सोशल अवेयरनेस के ऊपर काम करें, लेकिन थैलेसीमिया अगर हो जाता है तो उनके जो वालिदैन है, उनकी फैमिली है, उनके दर्द को कम करने के लिए फिर हम जैसे लोग ये कर सकते हैं कि उनके लिए ब्लड डोनेशन के हवाले से बात करें और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो खून भी डोनेट करें और बच्चों को अडॉप्ट करें। इस हवाले से अरशद भाई ने भी काफी काम किया था और ऑनलाइन भी हमारा काम थोड़ा बहुत चल रहा है। हमारी ख्वाहिश ये है कि जितने भी ब्लड डोनेशन के ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और एक दूसरे के दस्त बाजू बने। थैलेसीमिया के ऊपर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, सुंदर फाउंडेशन है, जमीला सुल्ताना फाउंडेशन है, या इसके अलावा भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है वो लोकल काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम उनको डोनर्स प्रोवाइड करें और उस लिस्ट के मुताबिक हर जो थैलेसीमिया का पेशेंट है उसको पता हो कि नेक्स्ट टाइम उसको कौन ब्लड डोनेट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात की है। अभी मेरा क्वेश्चन सर अरशद इकबाल से है, वो चेयरमैन भी हैं ई ब्लड डोनेशन सोसाइटी पाकिस्तान के। वो हमारे व्यूअर्स को बताएं कि वो कैसे एक डोनर बन सकते हैं, उनका क्या प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का, जैसे कि वो मतलब किसी के काम आ सके, ब्लड डोनेशन सोसाइटी की मेंबरशिप वो कैसे हासिल कर सकते हैं। आप उन हमारे व्यूअर्स को रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताएं। अच्छा, जो इसकी जो है ना बड़ा सिंपल है। हमने जो है ना एक तो एज ए डोनर जो है ना एज ए मेंबर वॉलंटियरली हम ड्राइव चलाते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज विजिट करते हैं, उसमें अवेयरनेस सेशंस करते हैं। तो हमें डायरेक्ट भी लोग जो है ना अप्रोच करते हैं और वो कोई भी मतलब इतना मुश्किल नहीं है हमारे मेंबर बनना के लिए। वो बस सिर्फ वो इस चीज के लिए हो कि वो एज ए वॉलंटियर ब्लड डोनेशन पे काम करना चाहते हो। और इसके अलावा जो है ना हमारा एक वेबसाइट है www.bdsp.org.pk, उसके नाम से है .org.pk के नाम से। उस पे आप ऑनलाइन जाके एज ए डोनर भी रजिस्टर्ड हो सकते हो। ठीक है, तो इस ये बहुत ही इजी है हमारे मेंबर्स जो है ना बनना। अभी तक हमारे मोर देन 11,000 मेंबर्स बन चुके हैं ऑल ओवर पाकिस्तान में। तो कोई मतलब इसके ऐसा कोई मुश्किल नहीं है हमारे मेंबर के लिए। हमारे पेज के थ्रू हमें जो है ना हम इससे रब्ता कर सकते हैं और जो है ना डायरेक्टली हमारा जो है ना जो वेबसाइट है उस पर जो है ना एज ए मेंबर रजिस्टर हो सकते हैं। जी सर, बिल्कुल आपने ठीक बताया हमारे व्यूअर्स को। डॉक्टर फजल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप प्रेसिडेंट हैं ई ब्लड के, तो इसका क्या प्रोसीजर है और ये क्या नॉर्मल जो ब्लड डोनेशन होती है उससे क्या डिफरेंट है इसमें, और इसमें एक्सेस करने में डोनर्स को क्या आसानी होती है या फिर क्या इसका प्रोसीजर है? बिल्कुल, जिस तरह अरशद भाई ने डिस्कस किया कि हम जो है ये करते हैं कि जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या लोग हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं, लिंकेजेस का काम करते हैं। हम लोगों को ऑनबोर्ड लेते हैं, वो हमारे साथ अपने आप को रजिस्टर करते हैं और फिर हम डोनर्स और रेसिपिएंट जो पेशेंट है उनके दरमियान लिंक का काम करते हैं। लोग हम हमसे अपील करते हैं और उनको फिर हम वो डोनर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको ब्लड ताज़ा खून जो है वो दस्तियाब हो। तो जो मैंने आपको पहले ही जिक्र किया कि पाकिस्तान में रीजनल ब्लड सेंटर्स के नाम से जर्मन एक एनजीओ है KFW, वो ग्रांट भी प्रोवाइड करती है और वो चाहते हैं कि सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो इंश्योर हो सके। उनको जो मसला दरपेश है वो ये है कि डोनर्स दस्तयाब होने चाहिए। वॉलंटियर जो डोनर है, हेल्थी डोनर है जो वॉलंटियरली ब्लड विदाउट टेकिंग एनी मनी वो प्रोवाइड कर सके, तो हम उनका हेल्प कर रहे हैं और लिंकेजेस डेवलपमेंट हमारा काम है। तो कोई भी बंदा हमें टेक्स्ट भी करके या हमारे वेबसाइट्स है उनके थ्रू भी या व्हाट्सएप के थ्रू भी या हमारा पेज है उसके थ्रू भी हमसे कांटेक्ट करके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। वॉलंटियर काम है और किसी भी टाइम वो अपने आप को एग्जिट भी कर सकता है, मतलब क्विट भी कर सकता है। वॉलंटियर काम है और सवाब की नीयत से हम इसको कर रहे हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। और
सर हम यंगस्टर्स जो हैं हमारे, उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं ब्लड डोनेशन के लिए? मतलब एक डोनर है, उसको क्या क्या बेनिफिट्स हैं और सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स हैं उनके ब्लड डोनेशन से? अक्सर हमारी सोसाइटी में देखा जाता है कि कहते हैं कि अगर हमने ब्लड दे दी तो हम खुद बीमार हो जाएंगे या हमारा वेट बढ़ जाएगा। ये जो मिथ्स हैं उनकी क्या हकीकत है? हम कैसे एक नौजवान को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप ब्लड डोनेट करें, उनके बिल्कुल फवायद हैं, कोई नुकसान वगैरह नहीं है? देखो, एक चीज ये है कि कुरान मजीद के अंदर भी एक आयत है कि अगर किसी ने एक इंसान को बचाया तो गोया उसने पूरी इंसानियत को जिंदगी दी, इंसानियत को बचाया। ठीक है, यानी जब मैं इमरजेंसी में होता हूँ और एक मरीज आता है और वो बेहोश होता है, तो उस टाइम उस मरीज को हम जब चेक करते हैं कि इसमें जान है कि नहीं है, तो हम उसको पेन देते हैं। जब वो दर्द महसूस करता है तो उसी दर्द की वजह से हम पहचान जाते हैं कि मरीज जो है ये जिंदा है। तो जो किसी का दर्द, यानी दर्द का एहसास ही जिंदगी है। अगर आप किसी के दर्द का एहसास करेंगे, एक बंदा है और आप उनको खून दे रहे हैं और आपके खून की वजह से उसकी जिंदगी बच जाती है, यानी जो एक सामने एक मरीज है ना, एक मरीज नहीं होता, उसके ऊपर पूरी फैमिली, वो अपनी फैमिली का शहजादा होता है, वो अपनी फैमिली को चलाने वाला होता है, उसके ऊपर बहुत से लोग डिपेंडेंट होते हैं। तो हम जब खून देते हैं तो हम किसी खानदान को बचा रहे होते, हम किसी फैमिली को बचा रहे होते, और हम दे क्या रहे हैं? उस खून को दे रहे, उसको दे रहे जो अल्लाह ताला की जात ने हमें गिफ्ट दिया है, और 3-4 महीने बाद उस खून ने वैसे भी जलना है। और खून देने में क्या, एक तो ये सेटिस्फेक्शन है, इंसान दुनिया में इसलिए जी रहा है कि वो सुकून की जिंदगी गुजारे। हम इतनी मेहनत करते हैं, ड्यूटियां करते हैं, मुशक्कतें करते हैं ताकि हमारी जिंदगी पुरसुकून गुजरे। आपको इनर सेटिस्फेक्शन तब मिलती है जब आप किसी इंसान के काम आते, किसी के भी काम आते, वो इंसान हो या हैवान हो, लेकिन आपकी वजह से अगर किसी का दर्द कम होता है, उस टाइम आपको इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है। दूसरी बात ये कि मिथ्स जो है कि अगर मैं खून दूंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, मैं ये करूंगा, कुछ भी नहीं होता। खून देने के फवायद ये है कि ताजा खून आपके वजूद में बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्टडीज में है कि कार्डियो प्रोटेक्टिव है, दिल का जो मरज है, मुख्तलिफ किस्म के इस्केमिक, उसमें हेल्प करता है। मतलब अगर जो बंदा खून देता है तो उसका दिल के मरज कम होते हैं, ये स्टडी है। इसके अलावा भी बहुत से फवायद है। और खून देने के लिए असल मसला क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत से लोग जब हम खून देते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं। लोग कहते हैं अगर मैं खून दूंगा तो मैं बेहोश हूं। हम गलती करते हैं। खून देने के दौरान उससे पहले 500 मिलीलीटर यानी 2 गिलास के बराबर पानी पीना चाहिए। पानी हो या जूस हो, लेकिन खून देने से आधा घंटा पहले पीना चाहिए। जब आप ब्लड डोनेट करें तो 5 to 10 मिनट्स वहां पे लेटना चाहिए, ताकि वो जो आपका वेस्कुलर सिस्टम है और ऑटोनोमस सिस्टम है वो कंपेंसेट कर जाए। उसके बाद फिर उठ के आप जा सकते हैं। हम गलती ये करते हैं कि एक तो हम खून देते हैं, खुद डिहाइड्रेटेड होते हैं, पानी पिया नहीं होता, हम खून देकर उसके बाद जूस और पानी पीते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले पीना जरूरी होता है। फिर इस तरह का जो बंदा फेंट हो जाता है, इस तरह के वाकयात फिर नहीं होते। बाकी खून देने में कोई कबात नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, और फायदा है, कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन उसके लिए कुछ शराइत जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि आप खुद हेल्दी फिट फील कर रहे हो, आप खुद बीमार ना हो एक्यूटली, और उम्र, वेट वेट बहुत जरूरी है। हीमोग्लोबिन का लेवल, अगर आपका खुद 10 हीमोग्लोबिन का लेवल है तो आप फिर ब्लड डोनेट न करें। 12.5 से अगर ज्यादा हो, 13 हो, 14 हो, तो आप फिर खून डोनेट करें। ये चीजें कुछ जरूरी है। दूसरी बात ये, जिस बंदे ने ब्लड डोनेट किया तो नेक्स्ट 24 आवर्स वो ड्राइविंग न करे, वो रेस्ट की कोशिश करे, एक्सर्शन न करे। कुछ भी नहीं होता। मैंने बहुत दफा खून दिया है, बाकी हमारे दोस्तों ने खून दिया हुआ है, और बहुत ही आपको फ्रेश फील होता है। खास तौर पे मैं लड़कियों से, जो हमारी बहनें हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी खून दे सकते हैं। और हमारे जो ब्लड डोनेशन सोसाइटी है या हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें ज्यादातर खवातीन ब्लड देते हैं। कुछ भी नहीं होता। मोटापे वाली ये बात, ये सारे मिथ्स है।
तो खून देने में कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि आप जब खून देते हैं तो आपकी वजह से किसी की जिंदगी बच जाती है। और मेरे ख्याल में ये अफजल जिहाद है। हम जिहाद पे नहीं जा सकते तो हम ये कर सकते हैं कि हम किसी को खून दे, उसकी जिंदगी बचाए। थैंक यू सो मच सर, बेशक आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक बार मैं आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आप ब्लड डोनेशन सोसाइटी के मेंबर हैं, तो आपको जो है यूथ का आप क्या फीडबैक आप देखते हैं कि यूथ आपको क्या फीडबैक देती है? आप यूनिवर्सिटीज में, आपने कहा कि आप उसमें भी काम करते हैं यंगस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए कि वो आपको ब्लड डोनेट करें, तो यंगस्टर्स आपको क्या लगता है किस हद तक जो है सेटिस्फाई होते हैं अपना ब्लड डोनेट करने में? और अभी पाकिस्तान में अगर देखा जाए थैलेसीमिया की जो पेशेंट्स हैं उनकी रेशियो भी काफी ज्यादा है, जिस तरह सर ने भी बताया कि 1% जो पॉपुलेशन है हमारी, अगर देखा जाए यंगस्टर्स के मुकाबले में, तो वो कर सकते हैं ब्लड डोनेट। लेकिन यंगस्टर्स का क्या, आपको क्या लगता है कि क्या एटीट्यूड है यंगस्टर्स का इस हद से? अच्छा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन किया है। अच्छा, जब हमने और मैंने और डॉक्टर साहब ने ये स्टार्ट लिया था तो उस टाइम बहुत कम लोग थे, मतलब यूथ में कुछ भी नहीं थे हमारे, अकेले लगे होते और सारा दिन फेसबुक वगैरह पे कैसे शेयर करते थे और जो है ना कोई सपोर्ट करने वाले थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यूथ को एक डायरेक्शन चाहिए थी और जो हमने दे दी। अब हम जो है ना उनको हमने डायरेक्शन दे दी और वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हजारों की तादाद से जो है ना लोग हमारे मेंबर बन चुके हैं जिन्होंने कभी ब्लड डोनेशन पे काम किया नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह वो डेली 2 3 4 लोगों को ब्लड मुहैया करते हैं। और ऑल ओवर पाकिस्तान जो है ना हमारे मोर देन 50 30 40 ये सुहेब भाई है और सुहेब अख्तर भाई जो यूथ फोरम से, ऐसे हजारों नौजवान हमारे जो है ना दस्तबाजू है जो हमारे इस काफिले का हिस्सा बने। इन्होंने पहले कभी ब्लड डोनेशन पे काम नहीं किया था, तो यही हमारी सक्सेस है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े सेटिस्फाई है। और हमने ये स्टार्ट भी तभी लिया था, हम भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में थे, ये कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करते थे, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ ऐसा करना चाह रहे थे कि हम शाम को सोए तो कम से कम एटलीस्ट ये सोच कर सोए कि आज हमारी वजह से या हमारे किसी इनिशिएटिव की वजह से जो है ना किसी की 2 बंदों की 10 बंदों की या 15 बंदों की जान बच गई है। तो इसी चीज को देखते हुए हमने स्टार्ट लिया था और यूथ का बेहतरीन रिस्पांस है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी समेत बेतहाजा ऐसी यूनिवर्सिटी से, इस्लामाबाद से है, पेशावर से है, लाहौर से, कराची से है, जीबी से है, एजे के से थे। वो जो यूथ है वही हमारे दस्तबाजू है और उसी की जो है ना उनकी हेल्प से हम चल रहे हैं। लेकिन उनको डायरेक्शन चाहिए, उनको मोटिवेशन चाहिए, जो हम वक्तन फवक्तन उनका अवेयरनेस सेशंस के थ्रू करते हैं और जो है ना डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन्स हम चलते हैं, ट्विटर ट्रेंड्स करते हैं। ये कोविड में हमें काफी परेशानी हुई है। कोविड में जो है ना चूंकि जो हमारे तालिब इल्म थे उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, वो बेचारे खुद परेशान होते थे, वो घर चले गए, इंटरनेट के इश्यूज होते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेतहाशा थैलेसीमिक सेंटर्स को फैसिलिटेट किया। जमील सुल्तान फाउंडेशन जैसे, सुंदस फाउंडेशन, आरबीसी को, और इसके अलावा मर्दान में उम्मीद की किरण को, डिफरेंट। तो यूथ से तो हम काफी सेटिस्फाई, उनको डायरेक्शन चाहिए था, हम उनको डायरेक्शन दे दिए और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है बात की है। और उसके बाद सर हम देखते हैं कभी कभी हमें ब्लड जो है वो नहीं मिल सकती, तो आप हमें बताएं कोई ब्लड का कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट मौजूद है? अगर हमें ब्लड नहीं मिल सकती तो हम क्या करें? जी जी। दुनिया में एक मुल्क ऐसा है, यानी इस पे काफी अरसे से काम हो रहा है कि ब्लड का कोई सब्स्टिट्यूट बनाया जाए। साउथ अफ्रीका एक मुल्क है जहाँ ब्लड का सब्स्टिट्यूट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह का ही उन्होंने बनाया हुआ है। उसकी रीजन ये है कि साउथ अफ्रीका में 25% लोग जो है वो एड्स के और HIV के इन्फेक्टेड लोग हैं। बहुत ज्यादा उसका पॉपुलेशन जो है वो HIV का शिकार है। तो वो उन्होंने एक बनाया हुआ है, लेकिन वो उसके बाहर अप्रूव्ड नहीं है, यानी वो बिल्कुल ब्लड का नया बदल नहीं है। अब यानी इस पे काम हो रहा है, पूरी दुनिया में काम हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल अप्रूव्ड कोई अभी तक प्रोडक्ट नहीं बना। लोकली वहां पे साउथ अफ्रीका में उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ लोकल के लिए, और उसकी रीजन भी ये HIV और एड्स वगैरह। और होप के जल्दी कोई इस तरह का ब्लड के रिप्लेसमेंट का, यानी बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो
ब्लड को किसी न किसी सूरत रिप्लेस करते हैं, लेकिन वो 100% ब्लड नहीं हो सकता। जी थैंक यू सर। सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह हमारे पास ब्लड डोनेशन सोसाइटी का, एक तो पहले आप ये बता दें कि कौन कौन से सिटीज में काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद सर ये बताइएगा कि ये जो जिन सिटीज में काम कर रही है, अगर कोई डोनर किसी स्मॉल सिटी से मौजूद है या फिर किसी ऐसी सिटी से मौजूद है जहां पर अगर ये सोसाइटी नहीं है, तो फिर अगर वो पर्सन डोनेट करना चाहे तो उन डोनर्स को कैसे एक्सेस किया जाता है, या फिर आपके कोई सेंटर्स मौजूद हैं डिफरेंट सिटीज में या हर सिटी में मौजूद है? मेनली हम फोकस करते हैं सोशल मीडिया का जो हाँ मस्बत इस्तेमाल है, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू। जब कोई बंदा अपील करता है तो हम ये मुझे आवाज मसला, तो जब वो अपील करते हैं तो उसके बाद अच्छा सॉरी, जब कोई अपील करता है मैं तो हम उसको फेसबुक के थ्रू और अपने ग्रुप में उसको स्प्रेड करता है, और फिर भी कोई बंदा हमें एक्सेस करता है, और फिर वो डोनर जो रिसिपिएंट है, जो पेशेंट है, उसको डोनर मिल जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि ब्लड नहीं मिला। अक्सर जब हम अपील करते हैं तो उसको कोई ना कोई डोनर निकलता है। जी इरफान, आपके पास कोई क्वेश्चन है? जी सर, मेरा यही क्वेश्चन है आप लोगों को कि आप मतलब पेशेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, उनको कैसे ट्रेस करते हैं कि पेशेंट कहाँ पे मौजूद है, और इसी वक्त एक पेशेंट को मतलब ब्लड की अर्जेंट नीड है, तो आप ये कैसे कर लेते हैं, मतलब क्या प्रोसीजर होता है इसका? जी जी, लोग अपील करते हैं हमें, हमारे मुख्तलिफ फेसबुक पेजेस है जिनके थ्रू लोग अपील करते हैं, या हमारे वेबसाइट के थ्रू अपील करते हैं, या हमें फोन करते हैं, या मैसेज करते हैं। तो किसी न किसी सूरत में जब हम तक अपील आ जाती है तो हम फिर उस काम पे लग जाते हैं, और उसके लिए डोनर्स जो है, जो हमारे डोनर्स है, रजिस्टर्ड डोनर्स है, उन तक एक्सेस करके उनको फिर डायरेक्ट करते हैं कि आप फला जगह पहुंचे और उस बंदे को खून दे दे, कंफर्म करके हम करते हैं। तो ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी ने अपील की है और उसको खून नहीं मिला है। कोशिश ये है कि डोनर्स की तादाद मजीद बढ़े और हम इसको मजीद ऑर्गेनाइज करें, और आप जैसे नौजवान जो है इस चीज को संभालें। मैं एक चीज आपको बताओ कि देखो, हमारे अमाल तो ऐसे है नहीं कि यानी हम दावा कर सके कि हम जन्नत के मुस्तहिक हैं। हो सकता है कि किसी न किसी बंदे की आप जिंदगी बचाए और क़यामत के दिन अल्लाह ताला के दरबार में हमारे लिए बाइसी मग़फ़िरत बने और हमारा ज़रिया बने। हम तो उस ज़रिए की तलाश में हैं कि जिसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात जो है हमें अपने जन्नतों का मुस्तहिक ठहराए। तो ये ब्लड डोनेशन सोसाइटी हो या जितने भी काम हो रहा है, हमारा बुनियादी मकसद जो है उसका यही है, मतवाए नज़र यही है। थैंक यू सर। मिस्टर अरशद इकबाल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो ब्लड डोनेशन सोसाइटी है, इसमें एक तो हमारे पास हो जाते हैं डोनर्स, जो कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में यंगस्टर्स को आप टारगेट करते हैं कि वो आप ब्लड डोनेट करें। उसके अलावा सर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या यंगस्टर्स को एज अ मेंबर या फिर एज अ रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में कि वो आपको स्टूडेंट्स टारगेट करके दे? तो इसके लिए क्या होता है यंगस्टर्स के लिए? जी बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन किया आपने। इसके लिए हमने ये प्लान किया है कि हर यूनिवर्सिटी से हमारा जो है ना कोर टीम होता है, मतलब एक तो मेंबर होता है, मेंबर बन सकते हैं हर यूनिवर्सिटी से हमारे जो है ना, ये जो मैंने कहा कि 11,000 मेंबर है, इनके लिए हमारे मोर देन 250 ग्रुप्स है। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक व्हाट्सएप के थ्रू हमने ग्रुप बनाया हुआ है, जिसके लिए हमने हर यूनिवर्सिटी से एक मेल हेड, एक फीमेल हेड, ठीक है, इस तरह के जो है ना, फिर उनके जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स कोऑर्डिनेटर होते हैं, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, एक प्रॉपर टीम बनाया होता है, जिनके थ्रू हम वहाँ के अपने कैंपेन्स चलाते हैं, जो हमें ब्लड डोनर्स भी देते हैं और मेंबर्स भी जो है ना मेंबरशिप ड्राइव में भी हेल्प करते हैं, हर यूनिवर्सिटीज में, हर डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट। तो एक प्रॉपर इसके लिए हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो हर यूनिवर्सिटीज में हमारी एक टीम है, हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे अलग टीम है और प्रोविंशियल लेवल पे अलग टीम है, और एक कोर टीम है। कोर टीम में हमारे जो है ना, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हमने। तो हर यूनिवर्सिटीज का हमारा टीम है,
जो कि वहाँ हमारे मेंबरशिप ड्राइव में भी मदद करता है और जिनके थ्रू हमारे केसेस भी सॉल्व हो जाते हैं। लेट्स सपोज यूनिवर्सिटीज को हम क्यों फोकस कर रहे हैं? अगर एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को आप मिनी पाकिस्तान कह सकते हैं। अगर हम एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को कवर कर सके, वहाँ अपनी पीडीएसपी को चला सकते हो, आप समझे कि हमने पूरे पाकिस्तान को जो है ना कवर, क्योंकि यही नौजवान होते हैं, कोई सक्कर से है, कोई हैदराबाद से है, कोई कराची से है, कोई मुल्तान से है, कोई राजनपुर से है, तो यही लोग आगे जाके हमारी इस मैसेज को जो है ना आगे स्प्रेड करते हैं, वही आगे फैलाते हैं। और ये जो डोनर हमारे लिए वो नहीं है कि वो हमें ब्लड दे, डोनर हमारे लिए वो भी है जो हमारी इस मैसेज को आगे कन्वे करे, जो इस मैसेज को आगे फैलाए। ये जो ब्लड डोनेशन का एक मैसेज है, मतलब इंशाल्लाह ताला एक वक्त ऐसा आएगा, हम तो इस पे काम करें कि मतलब किसी नौजवान को ब्लड डोनेशन का मैसेज आएगा तो एटलीस्ट वो नजरअंदाज नहीं करेगा उसको। इस चीज को, इस एहसास को हम हर बंदे में फिट कर रहे हैं कि कम से कम वो नजरअंदाज नहीं करेगा इस चीज को। इंशाल्लाह सर, हमारी यूथ को अल्लाह ताला इतनी हिम्मत देगा कि वो इंशाल्लाह काम करेंगे, किसी के काम आएंगे। ये कहा जाता है कि सबसे जो प्रीशियस गिफ्ट है इन लाइफ आप किसी को दे सकते हैं वो ब्लड है। तो दूसरी बात जो देखी गई है, हमारे पास जो रेयर ग्रुप्स होते हैं मतलब ब्लड टाइप के, वो बहुत ही कम पाए जाते हैं, तो उनकी कमी को हम कैसे पूरा करते हैं आप लोग? अच्छा, इसके हवाले से हमारा प्लान है कि एक जो है ना, एक तो हमारे पास डोनर्स आते हैं और हमारे मेंबर जो है ना उसको फिर वो उसी ब्लड को जो है ना उनको ढूंढ के देते हैं। एक चीज हमने एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और मेरी एक ऐसी सोच थी कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जहां हम वॉलंटियर जो मोटिवेटेड डोनर्स हो उसको रजिस्टर्ड करेंगे। मतलब उसके लिए हम अवेयरनेस सेशन चलाएंगे, रजिस्ट्रेशन कैंप चलाएंगे, एक्सेसिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी पे काम करेंगे। एक्सेसिबिलिटी इस लिहाज से होगी कि मतलब लोगों में ब्लड डोनर तो अवेलेबल होते हैं, हमारे दरमियान में अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसको अपने ब्लड ग्रुप का पता नहीं होता। तो उसके लिए हम जो है ना स्क्रीनिंग कैंप्स लगाएंगे और जो है ना ब्लड ग्रुपिंग कैंप्स लगाएंगे ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा पता चल जाए कि हमारे ग्रुप्स क्या है, हमारा जो है ना, और उनको मोटिवेट करके रजिस्टर्ड करे ताकि कोई बंदा उसको डायरेक्ट भी जो है ना एक्सेस कर सके। और जब कोई बंदा उसको डायरेक्ट एक्सेस करेगा वो इतना मोटिवेटेड हो ऑलरेडी ब्लड देने के लिए कि वो इनकार ना करे, और वो ब्लड अगर उसका टाइम पूरा है और वो फिजिकली फिट है तो ब्लड डोनेट करने के लिए राजी हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। डॉक्टर फजल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप प्रेसिडेंट हैं YDA ऑर्गेनाइजेशन के, तो आप इसके बारे में बताइएगा कि ये है क्या और ये क्या काम कर रही है पाकिस्तान यंग डॉक्टर एसोसिएशन में ये डॉक्टरों की तंजीम है बुनियादी तौर पे। हमारे पूरे पाकिस्तान में 7 चैप्टर्स है, 4 सूबे है, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान। और हमारा जो फोकस है वो है डॉक्टर्स की राइट्स, पेशेंट की राइट्स एंड हेल्थ सिस्टम की स्ट्रेंथिंग के हवाले से हम इन 3 एरियाज में काम करते हैं। और साथ में 3 हमारे बड़े बड़े काम हैं। एक है राइट्स के लिए जद्दोजहद करना, वो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आती है, उसमें हम मुज़ाकिरात करते हैं, हम मुख्तलिफ इदारों से मिलते हैं, जिम्मेदारान से बातें होती है और मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज इसमें शामिल है। एक है हमारा सोशल सेक्टर, जिसमें हम लोगों की यानी दस्तरखान लगाना, इस तरह फ्री मेडिकल कैंप्स का अरेंजमेंट करना, यही जो ब्लड्स के हवाले से काम है यही करते हैं। इसके अलावा LOC रिलीफ मिशन है, अरफान बच्चों को सपोर्ट करते हैं, तो ये हम एक एडिशनल काम करते हैं। साथ में जो मेडिकल एकेडमिक्स है उसके हवाले से भी हम पब्लिकेशंस के हवाले से काम करते हैं। लोगों को अवेयरनेस के, अभी कोरोना का आया था तो YDA के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हम लीड कर रहे थे उसको। बहरहाल ये YDA जो है ये एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड है और इसका मल्टीपर्पज एक्टिविटी है, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हमारे जो मेंबर्स है उसकी तादाद कोई 60,000 के करीब है। और इस्लामाबाद की बात मैं करूँ तो 1800 मेंबर डॉक्टर्स है जो MBBS और BDS
करके फील्ड में आते हैं तो वो हमारे मेंबर होते हैं। तो YDA यही बस जिद्दोजहद पे यकीन रखती है, लोगों के ख़ास तौर पे हॉस्पिटल्स की बेहतरी के हवाले से अपने तजावीज़ भी देती है और आवाज़ें भी उठाती है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स है, लोगों तो ये समझते हैं कि जो डॉक्टर बनता है, ख़ास तौर पे यंग डॉक्टर्स, तो पता नहीं पैसा कमाता होगा, बहुत लग्जूरियस लाइफ होगी, लेकिन हकीकत ये है कि जो हाउस ऑफिसर होता है और जो पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट होता है, जिस अस्पताल में वो काम करते हैं उसी अस्पताल के अंदर उनका इलाज फ्री नहीं है। ये आपके लिए अमेजिंग बात होगी। ड्यूटी आवर्स हमारे ऐसे होते हैं, हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं, कि एक हफ्ते में 102 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ती है। मुसलसल 30-30 घंटे की ड्यूटी है, जिसके हवाले से भी हमारी जिद्दोजहद होती है कि इन ह्यूमन ड्यूटी आवर्स इसलिए नहीं होने चाहिए कि एक तो डॉक्टर्स की सेहत के ऊपर असर होता है और उसका नुकसान जो है इनडायरेक्टली मरीज की सेहत के ऊपर होता है कि जब थका हुआ डॉक्टर जो है वो किसी का इलाज नहीं कर सकता। इस हवाले से जब हुकूमत से हमारी बात होती है, जब वो नहीं मानते, फिर हम कोर्ट के अंदर जाकर, तो मेरा 2017 से भी एक केस उसके हवाले से है। अभी कोरोना में आपने देखा था हमारे बहुत से डॉक्टरों की शहादतें हुई है और इस वक्त भी हमारे डॉक्टर्स पिम्स के अंदर भी वेंटिलेटर के ऊपर पड़े हुए हैं। तो हम भी चाहते हैं कि जिस बंदे ने 30-35 साल जो है वो लगाए हुए हैं, तो जब उसकी शहादत होती है, उसकी डेथ होती है दौरान ड्यूटी, तो उसकी फैमिली, आपने देखा होगा डॉक्टर्स ड्यूटी करती है लेकिन कोई डे केयर जो है हॉस्पिटल्स में नहीं होता। तो यही तमाम वो मसाइल है जिनको हम हुकूमत के साथ उठाते रहते हैं। और साथ में हेल्थ सिस्टम की स्ट्रेंथिंग के हवाले से भी हम चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम हो आइन के दफा 38 के तहत कि जहाँ पे इलाज भी फ्री हो, लोगों को स्टैंडर्ड सहूलियात मिले, बजट में इजाफा हो। इस वक्त हेल्थ का जो बजट है वो 0.91% ऑफ द GDP है, यानी 1 रुपये से भी कम रुपया जो है हेल्थ के ऊपर खर्च होता है। तो इतने कम बजट के अंदर, और करप्शन बेतहाशा है, बदतखोरी है, मैनेजमेंट की मिसमैनेजमेंट है, वो हुकूमत की तरफ से भी है। और अस्पतालों का जो इंतजामिया होता है, लोगों को तो डॉक्टर नजर आते हैं, जब कोई बंदा अपने मरीज ले आता है तो वो समझता है कि डॉक्टर मेरे मरीज का केयर नहीं करता, लेकिन उसको ये पता नहीं होता इस अस्पताल के अंदर कुछ काम जो है वो स्वीपर्स के होते हैं, कुछ वर्कर्स के होते हैं। बेड्स का प्रोविजन जो है वो डॉक्टर का काम नहीं होता, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, को ज्यादा बेड्स लगाए, ज्यादा डॉक्टर्स को भर्ती करे, लेकिन इंतजामिया जो है वो इन चीजों के अंदर एक्टिव नहीं होती। तो YDA वो निशानदेही करती है, और आप यूं समझे कि YDA यंग डॉक्टर्स की एक मजबूरी बन गई है कि वो अपने एक मुनज़्ज़म अंदाज से अपनी बात को आला हुकाम तक पहुंचाए और उन पे अमल करवाए। क्योंकि किसी न किसी दिन तो हमने इस पाकिस्तान में जो है सेहत के निज़ाम की बेहतरी का जो के लिए कुछ ना कुछ तो करना भी है। तो उस हवाले से YDA जो है वो मौजूद है। बेसिक काम हमारा जो है वो एज ए ट्रस्ट है, ताकि हम चैरिटी का काम करते हैं, ऑर्फन स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं, दस्तरखान की बात है, वो वाटर सप्लाई की बात है, पेशेंट्स एंड डॉक्टर सेफ्टी के हवाले से बात है, क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से बात है। ये तमाम चीजें हैं जो YDA करती रही है। वेरी गुड इनिशिएटिव सर। सर, जो दूसरी बात है कि जो हमारे पास नशा करने वाले लोग हैं, कोई भी ड्रग एडिक्ट हैं, क्या वो किसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं कर सकता। वो एक दफा भी अगर किसी ने इंजेक्शन लगाया है, वो लाइफ लॉन्ग के लिए अनफिट हो जाता है, वो ब्लड नहीं दे सकता। दूसरी बात, मैं आपको कुछ, आप बेशक मुझसे रैंडम भी पूछ ले, शायद मेरे जहन में ना हो, इस टाइम भी मैं ICU में बैठा हूँ, लेकिन ये कि कुछ लोग जो है, फॉर एग्जांपल शुगर का मरीज जो है, अगर वो गोलियां खाता है, गोली, और उसको उसके अर्गन डैमेज नहीं हुए, यानी उसके दिल पे असर नहीं हुआ, गुर्दे पे असर नहीं हुआ, तो ऐसे शुगर का मरीज खून दे सकता है। लेकिन इंसुलिन अगर स्टार्ट हुआ है तो वो फिर परमानेंटली डिफर हो जाते, वो ब्लड फिर नहीं दे सकता। तो ये मैं आपको, बल्कि जो नाजरीन है हमारे, और अरशद भाई से भी मेरी बात हुई है इस हवाले से, तो हम वो जो WHO के गाइडलाइंस है उनको आसान उर्दू में ट्रांसलेट करके, और हम कौन ब्लड दे सकता है, कौन ब्लड नहीं दे सकता। और मेरी दरखास्त होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन यूथ फोरम की, काफी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। मैं देखता हूँ गुज़श्ता 2-3 साल से मैं उसके गवर्निंग बॉडी में भी हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे नौजवानों के जरिए हम यूनिवर्सिटी में पैगाम पहुंचा दें, हम पेनाप्लेक्सिस लगाए, सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू पैगाम पहुंचाए,
क्योंकि छोटी छोटी चीज होती है लेकिन ये मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन वाला नहीं दे सकता ब्लड, कभी भी नहीं दे सकता। गुर्दे जिसके फेल हो वो नहीं दे सकता। जब किसी की प्रेगनेंसी हो वो ब्लड नहीं दे सकती। उसके बाद लेक्टेटिंग मदर जो है उसको उस वक्त ब्लड नहीं देना चाहिए, उसके बाद ब्लड देना चाहिए। इस तरीके से जो बुखार हो किसी को वो ब्लड नहीं दे सकता। कोरोना की आपने बात की है कि जब तक कोरोना का इन्फेक्शन मौजूद है, एक्टिव इन्फेक्शन के अंदर, वो ब्लड नहीं दे सकता। लेकिन अगर वो रिकवर हो जाता है और उसकी एनर्जी बहाल हो जाती है तो वो फिर खून दे सकता है। कोरोना जो है एक बंदे से दूसरे में खून के जरिए मुंतकिल नहीं होता, ये जरूरी है। ये जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जो एक बंदे से दूसरे में ड्रॉप्स के, जब कोई बंदा कांसता है तो उसके जो कांसी के पार्टिकल्स होते हैं वो 100 माइक्रोन से बड़े होते हैं। तो ये 3 से लेकर 6 फुट के फासले पर जमीन पे ग्रेविटी के थ्रू जमीन पे गिर जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप सेफ फिजिकल डिस्टेंस रखेंगे, यानी 3 फीट से लेकर 6 फीट तक अगर आप फासला रखते हैं ये, तो आप कोरोना नहीं होगा। एरोसोल के हवाले से बहुत कम बात है, वो सिर्फ जब अस्पतालों में हम प्रोसीजर करते हैं उस वक्त एरोसोल जनरेट होते हैं, उस टाइम सिर्फ डॉक्टर्स को एहतियात करना चाहिए होता है। आपको जो बताया गया है कि हाथों की बार बार सफाई करें, सिंपल सी बात है, आप लोगों को समझ भी आई होगी कि कोरोना का वायरस अगर हाथ के ऊपर लग जाता है तो ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन उस हाथ को अगर उठाकर कोई मुंह में, नाक में और आइस की टच करता है तो ये एंट्री है, ये 3 रूट्स है जिसपे ये बॉडी के अंदर एंटर होता है। तो हमें चाहिए जब हमारे हाथ के ऊपर कोरोना का वो आ गया, जरासीम वायरस आ गया, उसी टाइम अपने हाथ को साफ करें, इजीली जो है वॉशेबल है। मेरे ख्याल में आपका टाइम कम है, बार बार हाफिजा इकरा जो है वो घड़ी को देख रही है। बहरहाल यही तमाम चीजें हैं कि आप कोरोना में अगर आप कोरोना में अगर आप बीमारी से रिकवर हुए हैं और आपकी एनर्जी बहाल हुई है तो आप खून दे सकते हैं। सर बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो स्मोकर्स हैं, यूथ में भी देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद जो है वो स्मोकर्स की है। क्या वो स्मोकर्स ब्लड को डोनेट कर सकते हैं? हाँ, स्मोकर्स दे सकते हैं। मैं वो एडिक्ट को कहता हूँ जो आईवी इंजेक्शन लगाते, वो नहीं दे सकते। स्मोकर ब्लड दे सकते, लेकिन उसके लिए भी ये है कि सीओपीडी का पेशेंट हो या सीओपीडी हो या वो जिसका पेक ईयर जिसको कहते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा 30 सिगरेट पीते हैं तो वो उनमें निकोटीन और इन चीजों का ब्लड में वो ज्यादा होता है, तो बेहतर ये है कि उसके बजाय किसी ऐसे बंदे के जो नॉन स्मोकर है उसका ब्लड लिया जा सके। थैंक यू सर। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि कोरोना में ऑब्वियसली अस्पतालों में पहले भी मरीजों की तादाद ज्यादा थी और थैलेसीमिया के पेशेंट्स भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हैं, तो उसके अलावा अब कोरोना के पेशेंट्स भी हैं अस्पतालों में, तो अस्पतालों में किस किस्म की मतलब प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है इस ब्लड डोनेशन में, या फिर लोगों का क्या रुझान है इस कोरोना की सिचुएशन में, इस इमरजेंसी सिचुएशन में? अच्छा, कोरोना में ये होता है कि जो एक तो एक्सीडेंट कम हो गए हैं। बस फर्स्ट वेव में तो बहुत एक्सीडेंट कम हुए थे, लोग निकलते नहीं थे तो एक्सीडेंट कम थे। तो एक तो रिक्वायरमेंट इमरजेंसी में थोड़ी कम हो गई थी ब्लड की। सिर्फ मसला था जो थैलेसीमिया के जो मरीज है, क्योंकि लोग अस्पताल जाना नहीं चाहते थे। अस्पताल जाएंगे तो हमें कोरोना लग सकता है, ये भी शायद बात थी। दूसरा ये था कि खून देने से भी डरते थे। तो बहरहाल एक आप यूं कह सकते हैं एक अनारकी वाला वक्त था, वो तो गुजर गया। अभी ये है कि जो नौजवान है वो आते भी है, वो ब्लड डोनेट भी करते हैं, वो ब्लड जमा भी करते हैं, तो वो सूरत हाल अब नहीं है जो पहले। हमें फर्स्ट वेव में खास तौर पे रमजान के दौरान काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। फिर हम डॉक्टर्स ने जाकर, हमारे डॉक्टर जीशान है उसने चकवाल में, मैं पिम्स की बात करूंगा तो चकवाल के अंदर हमने कैंप लगाया, दवा से हमने खून जमा किया था, या मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जाके हमने खून जमा किया था और हमने अपने जो रिक्वायरमेंट को पूरी करने की कोशिश की थी। बहरहाल कोई बहुत बड़ा उसमें नहीं आया अभी तक, क्योंकि लोग ब्लड देते हैं। हमारे वाईडीए ने काफी दिया था ब्लड उसमें, क्योंकि डॉक्टर्स थे, उनको समझ आती थी कि ब्लड देने से कुछ नहीं होगा कोरोना के दौरान। ओके सर। मिस्टर अरशद इकबाल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप चेयरमैन हैं ब्लड डोनेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के, तो सर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है ड्यूरिंग कोविड-19, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुए तो थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए किस तरह के मसाइल पैदा हुए हैं न्यू इस पूरी इमरजेंसी सिचुएशन में, जो पूरे 6 माह से 8 माह से जो सिचुएशन है हमारे पूरे पाकिस्तान में?
अच्छा, कोविड के जो कोरोना का ये दौरान होता है पेंडेमिक सिचुएशन में, तो इसमें तो ये जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था एक्सीडेंट केस या इमरजेंसी केसेस जो है ना बहुत कम होते थे, लेकिन जो थैलेसीमिया के सेंटर्स है वो हमारे साथ राब्ता करते थे, जैसे पिम्स वालों ने अपील की थी या डिफरेंट थैलेसीमिक सेंटर ने अपील की थी, उनको जो है ना, अच्छा लोग जो है ना हॉस्पिटल जाते नहीं थे। पिम्स का तो हम डोनर को नाम लेते थे तो लोग डर जाते थे, G8 में लोग नहीं जाते थे। तो इस सिचुएशन में हमें बहुत दुश्वारी पेश आ रही थी और यूनिवर्सिटीज बंद थी। हमारे यूथ ज्यादातर लोग जो है ना वो चले गए अपने दूर दराज इलाकों में चले गए। तो वो जो है ना बहुत ही एक सख्त वक्त था जिसमें जो है ना हमने और थैलेसीमिक सेंटर्स ने मिलकर मुकाबला किया, डिफरेंट जगहों पे जाके कैंप्स लगाए और इसके अलावा हमने जो है ना मोबाइल डोनेशन किए। डिफरेंट सेंटर ने हमें जो है ना जगह 4-5 डोनर हम एक जगह इकट्ठा करते थे और वो चले जाते थे उधर जो है ना, और वो वहां से जो है 4-5 बंदों से ब्लड जो है ना ले लेते थे, ब्लीड कर जाते थे वहां से। तो ये एक मुश्किल वक्त था वाकई बहुत ज्यादा, जो कि गुजर गया। और इसमें भी जो है ना नौजवानों ने हमारा साथ दे दिया। अवेयरनेस पे लोग ये समझते थे, एक तो ये मिथ थी कि कोरोना में मैं ब्लड दूंगा तो मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाएगा, कमजोर हो जाऊंगा तो मुझे कोरोना का हमला, तो ये जो है ना, तो अच्छा मुझे ट्रांसमिट होगा कोरोना, इससे भी जो है ना, तो फिर काफी हमने, डॉक्टर साहब को पता है WHO का एक आ गया था कि ब्लड के थ्रू मेरे हेल्थ में ट्रांसमिट नहीं होता कोरोना। तो ये भी एक उसमें एक इशू आया था, लेकिन बहरहाल वो एक मुश्किल वक्त था जो कि हमने जो है ना इसमें मुकाबला कर लिया, डिफरेंट सिटीज में जाके मेडिकल ये ब्लड डोनेशन कैंप्स लगा के, और मोबाइल का हमने काफी सारा किया। डिफरेंट जगहों पे 4-5 डोनर हम इकट्ठा करते थे, JSF के साथ हमने किया। हमने 4-5 बंदों को जो है ना कंपेन चलाते थे, 4-5 बंदे जाते थे AFIT में और इधर पेज में आते थे या डिफरेंट थैलेसीमिक सेंटर जाते थे और वो ब्लड डोनेट करते थे। तो इसी तरह वो जो कमी थी, जो थैलेसीमिया के बच्चों को ज्यादा इफेक्ट कर रहे थे कोरोना की वजह से, वो हमने पूरा कर दी। जी सर, बहुत ही आपने मतलब अच्छे काम किए हैं और बहुत ही कोशिश की है। और दूसरी बात सर, देखी जाए तो यंगस्टर्स मतलब आपके बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं। तो कोरोना के जो एरा है उसमें पहले भी हमारे 6 माह यूनिवर्सिटीज वगैरह बंद हो गई, उसके बाद अभी भी बंद हो गई। तो आपने इस कोरोना वायरस के एरा में मतलब कैसे टारगेट किया यंगस्टर्स को? ये अब लोग तो हम ही काफी प्रॉब्लम तो पेश आ रहा था। लोग जो है ना यूनिवर्सिटीज में जो है ना यूनिवर्सिटीज बंद हो गई है तो चले चले गए। बाकी तो जो डे टू डे तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरा हो रहा था डिफरेंट सिटीज में या हॉस्पिटल्स में। लेकिन जो ज्यादा मसला पेश आया वो थैलेसीमिया के पेशेंट्स को आया। ये लोग जाते थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाके कैंप्स लगाते थे, जो कि यूनिवर्सिटियां बंद होने की वजह से बंद हो गई है। तो ज्यादा मसला यहाँ पेश आ रहा था, तो जो कि हमने जो है ना डिफरेंट सिटीज में पब्लिक प्लेसेस में कैंप्स लगा के या मोबाइल डोनेशन करके जो है ना वो पूरा कर दिया। तो सर ये जो थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं उनको तो जब तक वो जिंदा रहते हैं उनको जो है ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो फिर ऐसा भी हुआ है कि कोई हेल्दी मतलब कि वो रिकवर कर जाएं, या फिर ऐसे ही मतलब वो सारी जिंदगी मतलब वो सिर्फ उनको ब्लड दिया जाए तो ही वो नॉर्मल रहते हैं और वो अपनी जिंदगी के जो काम है वो कर सकते हैं? तो कोई सक्सेस स्टोरीज अगर आप शेयर करना चाहिए, कोई ऐसा केस जो आपके माइंड में रह गया हो, आप वो बताना चाहें? मुझसे पूछ रहे जी, हो? आप दोनों से, पहले आप बता दें। जी, जी जी। अच्छा, ऐसा बिल्कुल एक है, एक पेशेंट हमारी थी जो तकरीबन 40 साल तक रही। लेकिन वो एजुकेटेड लोग थे, फैमिली से वो डॉक्टर्स थे और उनको समझ आती थी कि चीज़ों को किस तरह मैनेज किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली जो थैलेसीमिया का मरीज होता है उनका सिर्फ ये खून देना नहीं होता, जब आप खून देते भी है तो उससे भी बड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आयरन जो है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा बहुत से जो है उनको कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। यानी नेचर के खिलाफ कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जरूर होती है। तो वो तमाम कॉम्प्लिकेशंस जो है, चूंकि थैलेसीमिया के अमूमन आपने देखा होगा कि वो औसत फैमिली से है या
लोअर एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको ज़्यादा उनकी मैनेजमेंट के हवाले से, उनको डील करने के हवाले से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो बच्चे अमूमन 10-12 साल की उम्र में उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ होती है। लेकिन ऐसे बिल्कुल एक हमारी एक मरीजा थी जो कि 40 साल तक, तकरीबन 38 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी। तो लंबे टाइम तक अगर ख्याल रखा जाए और प्रॉपर मैनेजमेंट विद थैलेसीमिया का बच्चा काफी अरसे तक सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है सर। जी मिस्टर अरशद इकबाल, आप अगर सवाल का जवाब देना चाहें। अच्छा, जो थैलेसीमिया के हवाले से सच तो कोई नहीं है, लेकिन ये जो अवेयरनेस है, मोस्टली लोग जो है ना इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती लोगों के बारे में। वो ब्लड तो लगाते हैं, लेकिन जैसे वो आयरन की और मेडिकेशन के हवाले से लोगों को काफी प्रॉब्लम आती है। हमारे कुछ एक दो है एम्बेसडर्स है, एक है कौसर और एक है कैप्टन नाइमा। डॉक्टर साहब शायद जानते भी होंगे, उसके हमारे स्वाद से है। उसको ऑनरी तौर पर आर्मी वालों ने कैप्टन का ऑनरी एक रैंक भी दिया हुआ है। तो वो चूंकि एक एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक रखती है और वो जो है ना अवेयरनेस उसमें काफी सारे, तो उसमें तो ना तो उसको कोई ब्लड के हवाले से जो है ना कोई मुश्किल पेश आ रही है, और ना जो है ना कोई, और बल्कि वो अपने कम्युनिटी को काफी फैसिलिटेट कर रही है। केपी में मुझे काफी केसेस वो फॉरवर्ड करती है मेडिकेशन के हवाले से, अपने जो कम्युनिटी की जो थैलेसीमिया पेशेंट्स के उसका काफी केयर करती है। तो अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। अगर बंदे थोड़ी एजुकेशन की वो आ जाए लोगों में, और एजुकेटेड फैमिली हो और उनको नो हाउ हो, तो वो काफी मतलब हद तक जो है ना सर्वाइव कर सकते हैं। और वो काफी अपना ख्याल केयर भी रखती है, वो फिट भी है, अच्छी एजुकेटेड लड़की है, और जो है ना अपनी कम्युनिटी का भी अच्छी तरह वो सर्व कर रही है। और हमारी एम्बेसडर है ऑल ओवर केपी, बाकी जो है ना पेशेंट को भी जो है ना वो कर रही है। थैलेसीमिया का एक ट्रांसप्लांट होता है, मतलब वो कितनी एज तक हो सकता है, उसकी क्या एज लिमिट है, और वो कितनी हद तक सक्सेसफुल है थैलेसीमिया का जो ट्रांसप्लांट किया जाता है? बोन ट्रांसप्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं। बोन मेरो ट्रांसप्लांट तो होता है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल एक दफा जब थैलेसीमिया का मरीज आ जाता है और उसका बोन मेरो ट्रांसप्लांट भी हो जाए, तो बहुत ज्यादा मतलब लाइफ लॉन्ग के लिए ये इफेक्टिव नहीं है। उसके इतने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं मुख्तलिफ किस्म के कि वो। सर तो सबसे पहले मतलब हमें ज्यादा से जो चीज है वो इफेक्टिव है कि हम सबसे ज्यादा जो है एहतियात करें, मतलब जो अहम चीज है वो ये है कि लोगों में अवेयरनेस आ जाए थैलेसीमिया के हवाले से कि थैलेसीमिया क्यों होता है। तो जिस फैमिली में कोई भी थैलेसीमिया ट्रेट का मरीज मौजूद हो, जिसमें वो थैलेसीमिया जो अलामत जिसके न हो और थैलेसीमिया जो है वो मौजूद हो, तो उन लोगों को, या किसी कोई भी फैमिली जहाँ पे थैलेसीमिया मेजर का कोई ना कोई पेशेंट रिपोर्ट हुआ हो, कोई फैमिली हो, तो उन लोगों में जो शादियां होती है उनको, उनके लिए फर्ज किया जाए, लाजिम किया जाए कि वो जो जोड़ा है दोनों के टेस्ट किया जाए। कि कोई ऐसा तो नहीं है कि दोनों माइनर के हैं और आपस में शादी करके वो उनके बच्चे जो है वो थैलेसीमिया मेजर के पैदा होंगे और पूरी जिंदगी के लिए एक अजियत बन जाएगी। इस हवाले से कानून साजी का मैं आई विल रिकमेंड कि कानून साजी हो जाए, ताकि इस तरह का के हालात से फिर फैमिलीज को इस अजियत से न गुजरना पड़े। अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रही थी, मैं दोनों गेस्ट से मेरा ये सवाल है कि जिस हद तक पाकिस्तान में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी जिस तरह काम कर रही हैं, ब्लड डोनेशन सोसाइटी पाकिस्तान भी है, ई ब्लड भी है, तो सर आपको क्या लगता है कि ये जो काम हो रहा है ये किस हद तक सक्सेसफुल तो है? नो डाउट, अगर एक इंसान की भी जिंदगी बच रही है उससे तो सक्सेसफुल है काम, तो ये किस हद तक इफेक्टिव है? मतलब कि क्या ये सफिशिएंट है हमारे मुल्क में जितने भी पेशेंट्स हैं उनको करने के लिए? बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। ये जस्ट अपने हिस्से का समझ जलाते होते हैं। हर बंदा, मैं तो कहता हूँ कि किसी और नाम से ऑर्गेनाइजेशन बना दे और अपना काम जारी रखे। एक न एक दिन हम जरूर जो है ये टारगेट अचीव करेंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि पाकिस्तान में जितना वॉलंटियरिज्म है
वो पूरी दुनिया भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। जब कोरोना की फर्स्ट लेयर आई थी तो उस वक्त कोरोना का नाम सुनकर लोग भागते थे, लेकिन उस फर्स्ट मरीज से लेकर अभी तक मेरे जो आईसीयू है, कोविड आईसीयू, जहाँ पे मैं कोरोना के मरीजों का हम ख्याल रखते हैं, वहां पे अभी तक हमारे पास वॉलंटियर्स मौजूद है और उनमें अक्सरियत जो है वो डॉक्टर्स की है और साथ में यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट है, फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट है, लेबोरेटरी के स्टूडेंट्स है और भी बहुत से। क्योंकि हमने वहां पे फिजिकल डिस्टेंस भी रखना होता है, रोस्टर को मैनेज करना होता है, तो हम वॉलंटियर्स को लेते नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास 20-25 इस टाइम भी कोई 18-20 वॉलंटियर्स हमारे पास मौजूद है और वो हमारे हाथ और पांव बने हुए खिदमत कर रहे हैं अपनी जान खतरे में डालकर। हमारा सिर्फ एक मसला है कि हम वॉलंटियर्स को रिवार्ड नहीं देते, उनको इनकरेज नहीं करते, हम इनको अप्रिशिएट नहीं करते। जब रिवार्ड्स की बात आती है, जिन लोगों को रिवार्ड्स देने की इन लोगों को देना चाहिए था जिन्होंने बगैर किसी लालच के, बगैर किसी तनख्वाह के जो है अपने आप को वॉलंटियर किया, तो अवार्ड्स उनको नहीं मिलता, उनको इनकरेज नहीं किया जाता। वरना पाकिस्तान में खून देना तो छोटी बात है, लोग क्या क्या, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का एग्जांपल आपके सामने है, जिसने अपने आप को वॉलंटियर किया और पाकिस्तान को एटमी मुल्क बना दिया। और इसके अलावा डॉक्टर रुतफाव का नाम आपने सुना होगा, पाकिस्तान में जो लिप्रोसी है इसका खात्मा एक जर्मन नर्स ने पाकिस्तान में आकर किया। तो बात ये है कि ये चीजें कर सकते हैं, ये हो सकती है और हमें उम्मीद है, क्योंकि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ती विरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साहब। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा शेर जो है कोट किया इसमें। मिस्टर अरशद इकबाल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या इम्प्रूवमेंट के लिए किस तरह के जो है इकदाम किए जा सकते हैं मजीद? अभी तो जस्ट हम एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ एक स्टार्ट लिया हुआ है हमने, काफी काम करने की जरूरत है। और काम करने की जरूरत जो है ना, अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है ना किसी हमारे यूथ में, जो ब्लड देने वाले में भी अवेयरनेस नहीं है ना, मतलब हम डोनर बेचते हैं तो उधर अटेंडेंट में भी अवेयरनेस नहीं है। उसको फिर लोग जो है ना, हमारी मेन उस पे काम यह है कि उसको फिर डील कोई नहीं करता। हम डोनर्स बेचारा अपना किराया लगा के हॉस्पिटल चला जाता है, उधर कोई प्रॉपर उसको रिसीव नहीं करता, डोनर को वो इज्जत नहीं मिलता। और फिर जब वो ब्लड बैंक वालों के पास चला जाता है तो ब्लड बैंक में, जो सरकारी ब्लड बैंक है स्पेशली, उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे कोई कैदी के साथ सलूक किया जाता है। उसका मतलब इन चीजों पे बहुत काम करने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। कि ना सिर्फ डोनर के लिए कि हम सिर्फ डोनर को एग्री करें और डोनर बेचारा चला जाए। डोनर को तो हम एग्री कर लेते हैं, वो अपना किराया लगा के चला जाता है हॉस्पिटल में, लेकिन उसको फिर वो इज्जत नहीं मिलती उधर, ना कोई उसको अटेंडेंट ऐसे इज्जत से रिसीव करता है। ये जो ब्लड का रिश्ता होता है ना, जब आप किसी को ब्लड देते हो तो ये बंदा, तो मेरे ख्याल में तो ये कभी जिंदगी भर नहीं भूलना चाहिए, ये कैसी नहीं की है। जब आपको कोई अपने अपनी खून को आपके रगों में जो है ना दौड़ने का जो है ना वो मौका देता है, तो वो फिर वो जो इज्जत है ब्लड, इसके लिए हम डिफरेंट टाइम पे कैंपेन चलाते हैं कि रिस्पेक्ट ब्लड डोनर्स के हवाले से हम अपने जो सोशल मीडिया पे चलाते हैं। तो ये काम हम कर रहे हैं। अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। ब्लड बैंक्स में भी जरूरत है, सरकारी हॉस्पिटल्स में मेनली। ज्यादातर जब हम कभी कभी जाते हैं तो जो बैग होता है वो नीचे चपलियों पे पड़ा होता है या जमीन पे पड़ा होता है, उस चीज के हवाले से जो है ना बहुत काम करने, तो अभी जो जैसा आज है काम करने की जरूरत है और बहुत काम करने की जरूरत है। इंशाल्लाह ताला एक सिस्टम है, उस पर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह इस पे करके रहेंगे। जी सर, लास्ट में मैं चाहूँगा कि हमारे जो दोनों गेस्ट हैं वो यूथ के लिए और हमारे जो ऑडियंस हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें तो वो दें। पैगाम तो यही है कि हाँ, कि आपके खून की सदके में की वजह से किसी की जिंदगी बच सकती है, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बड़ा सदका कोई नहीं हो सकता। अपने लिए तो सब भी जीते हैं इस जहां में, कि जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, लेकिन सोच ले कि अगर कल आपका मरीज हो, आपका वालिद हो, आपकी माँ हो, आपकी बीवी हो, बहन हो, कोई भी हो, और उसको खून की जरूरत हो, तो आप क्या फील करेंगे? तो आप थोड़ा एम्पैथेटिकली सोचें और खून अतिया कीजिए।
अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर अरशद इकबाल साहब, आप क्या हमारी यूथ को मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को तो मैं एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं यूथ को अपील कर रहा हूँ कि आए हमारे दस्तबाजू बजने और इस अजीम काम में हमारा साथ दे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बंदा हमारे साथ आएगा, कोई भी हमें एक्सेस कर सकता है, इजीली हमारे पेज के थ्रू एक्सेस करते हैं। मेरा नंबर जो है ना पेज पे मेंशन है, वेबसाइट पे मेंशन है, जो हमारा www.bdsp.org.pk मेरा अपना पर्सनल नंबर है। मैं किसी भी टाइम 20 आवर्स जो है ना मेरी लाइफ इस चीज के लिए वक़फ़ है, मैं हाजिर हूँ। हमें डायरेक्ट करते हैं, हमने मेल और फीमेल दोनों को एक फैमिली एनवायरनमेंट दिया हुआ है। ये एक अजीम काम है, ये एक अजीम काज है। इसमें बाकी इस तरह का कोई नहीं होगा। एक फैमिली एनवायरनमेंट हमने दिया हुआ है, कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। कोई उसको कमी यहाँ महसूस नहीं होगी और मैं उस चीज की गारंटी हूँ। कोई भी जो है ना इंशाअल्लाह वो हमारे साथ काम करे, इस अजीम काम में हमारे साथ दे दे और हमारे दस्तबाजू बने। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड मैं अपने दोनों गेस्ट डॉक्टर फजल साहब और मिस्टर अरशद इकबाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला और हमें अपना वक्त दिया और हमारी यूथ को जो है मोटिवेट करने की नो डाउट बहुत ज्यादा सख्त जरूरत भी है। और हमारी यूथ ने हमेशा मुश्किल वक्त में हमारा साथ भी दिया है, जिस तरह आपने बताया कि यूथ ने बहुत हमारा साथ दिया है। तो आई होप कि जितने भी पेशेंट्स हैं उन सबको जो है ब्लड की उन तक रसाई हो। और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल काम है और ये काम इसी तरह जारी और सारी रहे और मजीद से मजीद जो है बढ़ता जाए। थैंक यू सो मच फॉर आवर ऑडियंस एंड फॉर आवर गेस्ट एंड अल्लाह हाफिज। Thank you so much.